नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, इस बार जो आपको टॉपिक लेने वाला है, जो टॉपिक मुझे असाइन किया है वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट यूनिट 9। एनवायरनमेंट, या फिर इसको हिंदी में बोले तो पर्यावरण एंड डेवलपमेंट। पर्यावरण, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट यूनिट 9 जो है वो मेरे को असाइन किया गया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो जो आज हमारी क्या है कि बेसिकली फर्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास रहेगी तो यूजुअली क्या है कि फर्स्ट क्लास में ऐसा रहेगा कि कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि फीडबैक वगैरह की। उसके अकॉर्डिंग आप मुझे है ना रिस्पॉन्स दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को ट्यून करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस एनवायरनमेंट सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको इतना सा दे दूं। उसके बाद एक सवाल भी रखा है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस पर्यावरण वाले सेक्शन या एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया तो पता ही होगा कि 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है 100 नंबर के। ठीक है, तो उसमें 10 यूनिट में डिवाइडेड है, तो एक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनेंगे और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे एनवायरनमेंट सेक्शन से। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर का जो पार्ट है ये आपके लिए इजी भी होगा और टफ भी होगा। ठीक है, इजी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उससे आपको बहुत आसानी होगी समझ चीजों को, और याद करने में भी, समझने में भी, क्योंकि हम जो भी करंट आपको जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, उसके पीछे का जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा उसके लिए। लेकिन हार्ड इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको इसका डेली अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो इसका कंटेंट थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। पर्यावरण में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। हमारे सब कुछ जो आसपास जो चीज़ हो रही है, भौतिक गतिविधि, जो भी चीज़ हमारे आसपास घटित हो रही है, चाहे वो उसमें लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ठीक है, चाहे वो जीवित हो या अजीव हो, वो सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। सभी पर्यावरण का हिस्सा है, जीवित या अजीवित। ठीक है, तो सब चीजें, जो भी एक्टिविटीज हमारे आसपास घटित हो रही है, वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसलिए आपके लिए इसका कंटेंट है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका टॉपिक अभी आज अगर फर्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, बेसिक सिलेबस के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आप इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्लासेस किस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो आपको एक तो बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि ये हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये सिलेबस है, इससे हमें ये पढ़ना है। और एक चीज जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग वो ये है कि इसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट भी जुड़ता है। ठीक है, स्टैटिक के साथ साथ करंट करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में कोप 26 हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, कोप 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 26। अब ये कोप 26 कहाँ से निकल के आई? ठीक है, तो उसके पीछे की हिस्ट्री देख लेंगे एक बार हम, कि एजेंडा 21 क्या था। रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुई, जो सम्मेलन हुए अंतर्राष्ट्रीय रियो डी जेनेरियो में, तो वहां से कुछ निकल के आए होंगे ना आउटकम्स। उन आउटकम्स निकल के आए होंगे तो हो सकता है वहीं से कोप निकल के आया हो। ठीक है, इसके अलावा बोन कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी हो गए बहुत सारे। वियना कन्वेंशन हो गई, वियना सम्मेलन हो गई, पेरिस सम्मेलन हो गया, पेरिस समझौता हो गया। 1.5 डिग्री तापमान की बात करता है, 2 डिग्री तापमान की बात करता है। ठीक है, इंडिया का पंचामृत फॉर्मूला हो गया, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे यहाँ से खुद के द्वारा जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, कि हमारे देश ने बोला कि हम ये सब चीजें करेंगे हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर इस तरीके के क्वेश्चन बन जाता है कि लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाता है, तो हमको उसके बारे में, मतलब ये करंट का टॉपिक हो गया। ठीक है, लेकिन स्टैटिक भी पता होना चाहिए कि वायु प्रदूषण के बारे में हमको पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो आपके लिए ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये 10 10 नंबर ना समझे। एनवायरनमेंट एक बहुत ही रिलेटिवली आसान टॉपिक है, और मुझे लगता है कि आज अगर जैसे एनवायरनमेंट की क्लासेस जो और चलेंगी, या जिस तरीके से हम क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पता हम एनवायरनमेंट साइंस एज ऑप्शनल, मतलब इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट है नेट जीआरएफ में, यूजीसी नेट में, उसमें आप सोचेंगे कि क्या क्या हम तो एनवायरनमेंट ही ले लेते तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, क्योंकि सब कुछ अपने आसपास घटित हो रहा है। हम सब कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में कितनी खराब स्थिति है। अगर आप दिवाली के टाइम पे मौसम में जाएंगे तो आपके वहाँ नाकों में से जलन महसूस होगी। ठीक है, किस तरीके से पटाखों का हो गया, पर्टिकुलर दिल्ली में ऐसी क्या चीज़ है कि दिल्ली में ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुंबई में क्यों नहीं हो रहा? मुंबई में भी जबकि वाहन प्रदूषण, वाहन अग्नि, वहां पे भी प्रदूषण खूब सारा है, इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी बन रही। ठीक है, लेकिन तब भी वहां पे ये इश्यूज नहीं हो पा रहे मुंबई में, लेकिन दिल्ली में ऐसा पर्टिकुलर क्या है? ठीक है, तो इसलिए ये एनवायरनमेंट जो है वो इजी सब्जेक्ट है, पहली बात। ठीक है, ये इजी सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, एक और चीज, मैं हिंदी इंग्लिश कंबाइंड चलता रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप फीडबैक दे दीजिएगा। और इजी, और मतलब इजी जैसे आसान, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको उस तरीके से पता चल जाएगा कि
तो मैं इसी तरीके से मतलब इसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। नॉर्मल जो हिंदी है अपनी आपस में, जिससे क्या कि बोलचाल की भाषा में आसानी हो जाए, ठीक है। साथ साथ में जनरल अवेयरनेस, जीके से भी संबंधित होते हैं। जैसे अभी प्लास्टिक को बैंड को लेकर प्लास्टिक को प्रतिबंध किया हुआ 120 माइक्रोन से नीचे, ठीक है। 120 माइक्रोन से कम थिकनेस वाला प्लास्टिक, तो क्या पता यही क्वेश्चन बन जाए 120 माइक्रोन कितने तक का अलाउ है। तो 120 माइक्रोन, अब माइक्रोन क्या होता है, ये 10⁻⁻6 मीटर होता है माइक्रोमीटर, ये थिकनेस है, उसकी परत की थिकनेस है प्लास्टिक की। तो ये जनरल अवेयरनेस पता होनी चाहिए कि यार पूरा कैंपेन चल रहा है प्लास्टिक बैन करने का, एक प्लास्टिक को बंद करने का, प्रतिबंध करने का एक कैंपेन चलाया हुआ है सरकार के द्वारा। तो ये आप चीज़ों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस की भी चीज़ है। फिर अब मान लो यही पूछ लिया कि माइक्रोन क्या है, तो ये बेसिक पता होना चाहिए कि भाई ये तो थिकनेस है, इससे कम थिकनेस। क्यों? क्योंकि उसको फिर वापस से रिसाइकल करना में आसानी होती है, इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस की। तो ये आपकी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हो गई, ठीक है। हमेशा ये एक चीज ध्यान रखिए, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके नोट्स जरूर बनाइए करें, ठीक है। नोट्स से क्या होता है, खुद के हैंडराइटिंग नोट्स होते हैं ना, तो उनको याद करने में आसान होता है, रिवाइज करने में आसान होता है। कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड में भी स्टोर होती है। तो हमेशा आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आप कंटिन्यूटी रखें बेसिक किसी भी एग्जाम की, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास इसलिए बता रहा हूँ, बार बार सब्सिक्वेंट क्लासेस में ये सब चीजें नहीं होगी। क्योंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए आप हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन करें, और प्लस खुद के नोट्स बना के रखिए, खुद के नोट्स प्लीज जरूर बना के रखिए। उससे क्या है कि आपका आसान होगा, रिवीजन करना आसान होगा, और चीजें आपके समझ में भी आएगी, और कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। जीके की बात करी, जीके के बाद क्या है कि स्टैटिक और करंट। स्टैटिक मतलब पुराना जो पोर्शन है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ऐतिहासिक जो हिस्ट्री जो है इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहेगी कंटिन्यूटी प्लस नोट्स। स्ट्रेटेजी आपकी हमेशा किसी भी एग्जाम की है वो फिक्स कर लो, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, और साथ में खुद के हैंड रिटन नोट्स हमेशा बने हुए होने चाहिए। इसके अलावा क्या रहेगा, हमारा ही रहेगा लास्ट में एमसीक्यूज करवाएंगे खूब सारे, ठीक है। क्योंकि करंट से संबंधित है तो बहुत सारे एमसीक्यूज ले आएंगे आपके लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले आएंगे खूब सारे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पैटर्न है। तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उसके थ्रू तैयार हो जाएंगे। जैसे मान लो पिरामिड का कोई सवाल आ गया, पिरामिड का कोई सवाल आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसा पिरामिड होता है ना, पिरामिड का कोई सवाल आ गया, फूड चेन का कोई सवाल आ गया, तो ये सब क्या एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगे। उससे क्या है कि आपके उस टाइम भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब आपको एमसीक्यूज से बताया जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों होगा, इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, तो आपको वो भी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि नोट्स की बात होगी, लिमिटेड रिसोर्सेस, ये हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी जिस भी चीज़ की तैयारी करें ना, जिस भी एग्जाम के, आपके जो जो सोर्स होते हैं ना, जहाँ से आप पढ़ रहे वो बहुत सीमित होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन उनका रिवीजन बार बार होना चाहिए। रिवीजन बार बार होना चाहिए, सोर्स सीमित होने चाहिए, बिल्कुल हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाते रहिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, रिवीजन। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आप वापस भूल जाएंगे, और फिर अब चीज़ें बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें कंटेंट ऐसा धीरे धीरे देखेंगे आप बढ़ता जाएगा। लेकिन आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे ना, तो बहुत चीज़ें सिंपल है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप मतलब पॉइंट बाय पॉइंट अपन रीड करेंगे, देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होगा वो समझेंगे, कुछ करंट से संबंधित होगा तो वो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक जो इम्पोर्टेंट है वो फीडबैक, मतलब मेरा जो रेस्पॉन्स जो रहेगा, आपका जो मेरे प्रति जो रेस्पॉन्स होगा वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसी के माध्यम से पता चलेगा कि हमको क्या सुधार करना है, क्योंकि देखो सुधार की गुंजाइश हर किसी के पास होती है, आपके पास, मेरे पास, सर के पास, सबके पास। तो हमको क्या सुधार करना है वो कैसे पता चलेगा, जब वन टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वन टू वन कम्युनिकेशन होगा। आप हमको बताएंगे कि सर ये इसमें इश्यूज है, हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ताकि हम उनको नेक्स्ट क्लासेस में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका बेसिक आइडिया यही रहना चाहिए, बेसिक आइडिया यही रहना चाहिए। इन सब पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है कि इजी है ये चीज़, मान के चलिए। जीके से संबंधित है, थोड़ा करंट से संबंधित है, ठीक है। कोप 26 पे मैंने एक वीडियो ले रखा है, अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ाई, यूट्यूब पे कोप 26 है, आप जाके सर्च कर सकते हैं मुकेश पंचोली सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्म में लेंगे, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बच जाता है तो एमसीक्यूज में यूजुअली क्या है कि कवर हो जाएगा। हमेशा जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके सोर्स, जो उसके सोर्स है वो हमेशा सीमित रखें, रिवीजन रेगुलरली रखें, और फीडबैक आप प्रोवाइड करें। फीडबैक से क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से आपको क्या है कि थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसमें, करंट और स्टैटिक को मिला के। तो एक सवाल देख लेते हैं सिंपल सा। कस्तूरी मृग के बारे में पूछा है। कस्तूरी मृग को उसके प्राकृतिक आवास में पाए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान है। कस्तूरी मृग की बात कर रही है, कस्तूरी मृग की बात कर रही है, उसको प्राकृतिक, उसके नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास में पाए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान है, यानी कि कौन से स्थान में संभावित रूप पर कस्तूरी मृग पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, अस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान। जो भी आंसर हो, एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, एक और चार, जो भी आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए पूछे क्योंकि हाल ही में जैसे चीता, चीता के बारे में आपने देखा होगा। चीता को हमने कूनो नेशनल पार्क, कूनो, कूनो में, मध्य प्रदेश के कूनो में लेके आए। ठीक है, तो अभी सीधा सीधा पूछ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, तो कूनो नेशनल पार्क पता होना चाहिए आपको, एमपी में। चीता के बारे में पूछ सकता है, चीता कौन सी स्पीसीज है, चीता के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, तो जब भी हम ये टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे, अगर ये टॉपिक होगा वाइल्ड लाइफ वन्य जीव, तो वन्य जीव के बारे में हम अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे। इसमें चीता भी देख लेंगे, ये जैसे मृग हो गए, अलग अलग तरीके के मृग पाए जाते हैं। ठीक है, बारहसिंगा, ठीक है, रेनडियर, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एक, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ वन्य अभयारण्य है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो सब्सिक्वेंट देख लेंगे, हम सब चीजें देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर दीजिएगा, अस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका हिंट ये है कि थोड़ा सा हिमाचल यानी कि ऊपर वाली साइड में पाया जाता है, थोड़े ठंडे इलाकों में पाया जाता है, ठंडे ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये यूजुअली इस बेल्ट में पाया जाता है, ठंडे बेल्ट में। ठीक है, तो अभी हिंट दे दिया है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ठंडे बेल्ट कौन सा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को टिक कर दीजिएगा। एक इंग्लिश में क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये मिल नहीं रहा था हिंदी में मेरे को एज इट इज, और इसके इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिया है, लेकिन मैं इसको हिंदी कर देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी है, सिंपल टर्म्स है, सिंपल टर्म्स आप ध्यान रखिए। ये तो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता के ऊपर सिंपल सवाल है, क्या कह रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब तो जानते ही आप, बढ़ना, टुवर्ड्स द आर्कटिक रीजन, ये आर्कटिक रीजन है, ये अर्थ बना लिया हमने। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, 30, 60, 90, ठीक है, ये आर्कटिक हो गया। ठीक है, अंटार्कटिक हो गया, इधर अंटार्कटिक हो गया। आपको क्या करना है, ये इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री वाला इक्वेटर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इंक्रीज टुवर्ड्स द आर्कटिक रीजन, यानी कि जैव विविधता यहाँ से यहाँ पर चल रही है तो बढ़ रही है, यानी कि अपन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन, डिक्रीज टुवर्ड्स द आर्कटिक रीजन, यानी कि जैव विविधता यहाँ से लेकर यहाँ चलते हैं, इसकी तरफ चलते हैं तो ये घटती है, यानी कि यहाँ पे जैव विविधता बहुत सारी है और यहाँ पे जैव विविधता बहुत कम है। इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो फिर यहाँ पे बढ़ती है, और डिक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर, यानी कि इस इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो ये घटती है। अब ऑप्शन जो भी होगा आप इसमें बता दीजिएगा। इन जनरल आपको ये थोड़ा सा बेसिक इतना सा पता होना चाहिए कि जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक इतना सा पता होना चाहिए कि, ठीक है, ये जैसे ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री वाली, ठीक है, और ये ट्रॉपिकल रीजन है 0 से 10 डिग्री वाला, तो यहाँ पे सब सर्वदा जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। और आप आर्कटिक यानी कि ठंडे इलाके में तो देखो तो गिने चुने जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, ठंडे इलाकों में देखे तो गिने चुने पाए जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, इंक्रीज टुवर्ड्स द आर्कटिक रीजन, यानी कि ये सही हो जाएगा, और इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी और सी वाले आपके आंसर सही हो जाएंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता क्योंकि इक्वेटर वाले इलाके में सबसे लगभग सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूरज की गर्मी और उचित तापमान की वजह से यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बारिश के कारण, तापमान के कारण सर्वाधिक जैव विविधता इक्वेटर वाले इलाके में पाई जाती है। और जो हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर बढ़ते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ठंडे ठंडे इलाके में बढ़ते हैं, और ठंडे इलाके में जैव विविधता घटती है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे आप, इस तरीके के क्वेश्चंस है, एमसीक्यू बेसिस पे करेंगे तो हम और सीख लेंगे। चलिए, ये एक बेसिक आपका लोक विकास और पर्यावरण, लोक विकास ये यूनिट है। अब इस यूनिट को हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है हमको। सिलेबस के बारे में आपको हमेशा बिल्कुल फिक्स पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है, इसमें ये चीजें हैं। ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन जो परत होती है, ओजोन परत होती है, ओजोन ओजोन परत जो होती है उसके उसको बचाने के लिए होता है। ठीक है, रियो सम्मेलन, रियो, रियो कहाँ पे था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ये ब्राजील में है, रियो ब्राजील में है। तो वहां से क्या निकल के आया, एजेंडा 21 निकल के आया। ठीक है, जैव विविधता के सम्मेलन होते हैं नैरोबी, उसमें बहुत सारे, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, क्योटो, ठीक है, उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु सम्मेलन है, पेरिस समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का हेडक्वार्टर पूछ ले, सिंपल गुरुग्राम में है, फ्रांस की मदद से बनाया गया है। ठीक है, क्या केवल
जो ट्रॉपिक वाली कंट्रीज है वही इसमें शामिल है, या दूसरे मेंबर भी इसके सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की और भी सवाल चीजें जो हम सारी सब कुछ देख लेंगे और एमसीक्यू के बेसिस में देख लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये कि और ऊर्जा के स्रोत, पवन। ठीक है, अब करंट में ऐसा बन जाएगा कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन सा है, राजस्थान का कौन सा नंबर है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा नंबर है, स्टेट में सबसे ज्यादा कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सोलर में कौन है। ठीक है, सोलर में सबसे नंबर पे फर्स्ट पे कौन है, सौर ऊर्जा में कौन है। ठीक है, पवन विंड एनर्जी में कौन है। इस तरीके के क्वेश्चंस, तमाम क्वेश्चंस बन सकते हैं एनवायरनमेंट में। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। जो भी आपका फीडबैक हो आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर टॉपिक वाइज टॉपिक हम चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।